Hello everyone. In this video, we will discuss about Mendel's experiment technique. Last video में हमने general introduction कर ली थी about the works of the Mendel, about his failure and the success, and reasons for selecting the pea plant. Now in this video, we will discuss about the Mendel main experimental technique, that what criteria he chose to make his pea plants. तो फर्स्टली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 स्टेप्स में परफॉर्म करते थे. फर्स्ट स्टेप है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट्स. ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते थे, प्योर पेरेंट प्लांट्स को वो लेते थे. अब लास्ट टाइम भी हमने वीडियो में देखा था दैट व्हाट आर द प्योर प्लांट्स. सो फर्स्टली एज वी नो दैट द मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट. सो इन पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर क्लोज फ्लावर्स. इट मीन्स दैट देयर 6 parts they are not exposed in the environment. It ensures the self pollination in the pea plant. So सबसे पहले उन्होंने क्या होने दिया, जो भी उन्होंने पी प्लांट लिया उनकी सेल्फ पॉलिनेशन होने दी. एंड आफ्टर दैट ही यूज्ड टू एनालाइज द रिजल्ट्स. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो ऐसे सीड्स लेते थे, ऐसे प्लांट के सीड्स लेते थे जिनकी हाइट ज़्यादा होती थी, मीन्स टॉल प्लांट के अगर सीड्स लेते थे, उनको ग्रो करवाते थे, देन ही ऑब्जर्व दैट जो मेन प्लांट आएगा, जो फर्स्ट जनरेशन आएगी, उसके भी सभी प्लांट्स उनको टॉल मिलते थे. सेम वे अगर वो किसी डॉर्फ प्लांट के सीड्स को यूज करते थे, उनको ग्रो करवाते थे, देन ही ऑब्जर्व दैट जो प्लांट मिलता था दे आर डॉर्फ प्लांट्स. सेम वे अगर वो येलो सीड्स को यूज करते थे टू प्रोड्यूस द प्लांट्स, देन उनके पास ऐसे प्लांट आते थे जिनसे अगेन उनको येलो सीड्स मिलते थे. एंड अगर पर्पल फ्लावर वाले सीड्स लेते थे तो उनसे उनको पर्पल फ्लावर वाले ही आगे प्लांट्स मिलते थे. तो ये जो चीज है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई वेरिएशंस नहीं हो रही हैं, ऑल आर एग्जैक्टली सेम विद देयर पेरेंट्स, इसको उन्होंने बोला प्योर पेरेंट प्लांट्स. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट प्लांट्स. सेकेंड आ गया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर प्लांट्स. इट मीन्स क्रॉसिंग करवाई. अब यहाँ पे उन्होंने एक इंड्यूस्ड क्रॉस पॉलिनेशन करवाई. फॉर दैट व्हाट ही ट्राइड टू डू, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने एक फ्लावर लिया, पर्पल फ्लावर यहाँ पे लिया, जहाँ पे आपको पूरा सिग्मा एंथर इज विजिबल हियर, राइट. अब सबसे पहले उन्होंने किया इमेस्कुलेशन. इट मीन्स दैट द रिमूवल ऑफ एंथर. इस फ्लावर के उन्हें एंथर्स नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने इसमें से एंथर को रिमूव कर दिया, बिकॉज नाउ ही डज नॉट वांट टू that this flower undergo the process of the self pollination. अब उन्हें यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करवानी थी with the desired pollen grains. तो उन्होंने क्या किया, जो भी पेरेंट फ्लावर लिया उसमें से एंथर्स को रिमूव कर दिया. एंड दिस प्रोसेस where the removal of anthers takes place, it is called as the emasculation. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक नेक्स्ट फ्लावर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेरेंट जो उन्होंने लिया एक वाइट फ्लावर लिया, एंड ही सिलेक्टेड द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दिस फ्लावर एंड बाय द आर्टिफिशियल मोड he used to shed these pollen grains over the female part of this flower. और फिर नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बैगिंग की. बैगिंग मीन्स दैट द क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स दे वर इनक्लोज्ड इन अ सेपरेट बैग. प्लास्टिक की तरह एक बैग होगा, उसमें वो थोड़ा टाइम तक उसको रहने देते हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट देयर विल बी नो डिपोजिशन ऑफ पोलन फ्रॉम एनी अनदर सोर्स. ठीक है, जो उन्होंने आर्टिफिशियली वहाँ पे पोलन ग्रेन स्प्रिंकल किए हैं फीमेल पार्ट के ऊपर, वही पोलन ग्रेन्स जो है वहाँ पे फ्यूज करें. कोई और बाहर से कोई और बाय विंड पॉलिनेशन और बाय सम अनदर एजेंट्स लाइक द वाटर, बाय इंसेक्ट वहाँ पे एंटर ना कर जाए, इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि उसको एक प्लास्टिक बैग में कवर कर दिया. तो पहला प्रोसेस उन्होंने किया इमेस्कुलेशन, एंथर्स को रिमूव कर दिया. दूसरे में उन्होंने क्या किया, बैगिंग की. डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को शेड करने के बाद एक बैग में उनको पैक कर दिया. देन फाइनली अब उन्होंने दो तरह से एनालाइजेशन की, दैट
सबसे पहले इनसे जो सीड मिले, सीड्स वर कलेक्टेड एंड सेपरेटली प्लेस्ड इन द बोटल्स, और उनको स्टडी किया गया दैट सीड का कलर कैसा है, शेप कैसी है, उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अपना एक रिकॉर्ड तैयार किया। और दूसरी तरफ उन्होंने इमीडिएटली F2 जनरेशन के रिजल्ट के लिए उन सीड्स को ग्रो करवाना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट जो भी प्लांट्स उनसे ग्रो किए, वहां पे उन्होंने उसकी हाइट और जो भी 7 विजिबल कैरेक्टर थे उनको ऑब्जर्व किया। सो इन दिस वे ही एनालाइज्ड all the main products, and finally he concluded that the what is the F1 generation or what are the changes in the F2 generation। तो ये इनके बेसिक स्टेप्स थे। सबसे पहला बेसिक स्टेप कि सबसे पहले वो प्योर प्लांट को सिलेक्ट करते थे। दूसरा, वो क्रॉसिंग करवाते थे बाय फॉलोइंग द टेक्निक्स इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। और थर्ड, जो भी उनके पास हाइब्रिड आते थे उनकी वो सेल्फ पोलिनेशन करवा देते थे, सो दैट दे कैन गेट द F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्टली आपको इमेस्कुलेशन शो किया गया है, देन आर्टिफिशियल वे में पोलिनेशन शो की गई है, एंड फाइनली ये जो आपके पास सीड्स आए उनके जो यहाँ पे प्लांट्स बन रहे हैं, ये F1 जनरेशन शो की गई है कि कैसे क्या उनकी हाइट में और फ्लावर के कलर में क्या क्या वेरिएशंस आई। फर्दर ये जो आपके हाइब्रिड बनते हैं इनकी अगेन सेल्फ पोलिनेशन करवाई जाती है टू गेट द F2 जनरेशन। Now next is some common important terms which can be used in the further topics। तो सबसे पहले जो टर्म आपकी आती है दैट इज द जीन टर्म। जीन इज द मेन बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हम लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल को बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे जेनेटिक्स में या हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस में जो मेन यूनिट होती है उसे हम जीन बोलते हैं। And these genes, they are carried from the parent by a gamete in a chromosome, and it determines the main biological character of organisms। और अगर हम केमिकली बात करें तो these are the linear segments of the DNA। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ये, ठीक है, इस तरह से हमारा सेल प्रेजेंट होता है। और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड दिस इज द एंटायर जेनेटिक मटेरियल, राइट। जेनेटिक मटेरियल क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे हम देखें तो दिस इज द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड इन क्रोमोसोम्स यू कैन सी वी हैव दिस डीएनए। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज द जीन। सो जीन्स क्या है, ये स्पेसिफिक सेगमेंट हैं डीएनए के जो किसी न किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है कि केमिकली दिस इज द लीनियर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। नाउ इनिशियली जो है इसको जीन टर्म नहीं दी गई थी, मेंडल ने इसे एज अ फैक्टर वर्ड जो है डिक्लेयर किया था। उन्होंने जीन की वजह इसे फैक्टर वर्ड यूज करते थे। लेटर ऑन दिस जीन टर्म इट वाज गिवन बाय द जोहानसन। नाउ नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टर्म इज एलिलोमॉर्फ, जिनको हम एलील्स भी बोलते हैं। So these alleles, they are the different form of genes। जो हमारी जीन है ना, इसी की डिफरेंट फॉर्म्स को या हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे हम एक करेक्टर ले लेते हैं, हाइट का करेक्टर, ठीक है, एच लिख रही हूँ यहाँ पे मैं सिंपली, हाइट का करेक्टर ले लिया। तो हाइट के में क्या होगा, या तो पी प्लांट की हाइट होगी टॉल, ठीक है, पी प्लांट विल बी टॉल, और दूसरा क्या होगा, पी प्लांट इट विल बी डॉर्फ, ठीक है, यही दो केसेस हो गए। तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, एंड डॉर्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। इट मीन्स दैट जीन हाइट के लिए आपके पास दो एलील्स है, एंड द टू एलील्स दे आर कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। Now next is the gene locus।
Gene locus, it is the portion or the region on the chromosome representing a single gene. फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है, एक सेंटर में सेंट्रोमियर के साथ आपके इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे आप ले सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनको हम बोलते हैं जीन लोकस. मीन्स इट इज द रीजन ऑन द क्रोमोसोम विच रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन. Next one is the wild and the mutant alleles. Wild allele का मतलब होता है this is the original allele and it will dominate in the expression and widespread in the population. यानी कि आपकी वो allele जो population में ज़्यादा present है, ठीक है, और these are also the dominant one. जबकि आपकी जो म्यूटेंट एलील होती है, म्यूटेंट मीन्स उनमें कुछ वेरिएशंस हुई होती हैं, कुछ सडन चेंजेस हुए होते हैं, एंड दे आर पॉपुलर अमंग वेरी लेस पॉपुलेशन एंड एज वेल एज दे आर रिसेसिव. नेक्स्ट वन इज द जीनोम. Genome means the complete set of the genes which are contained in the haploid set of the chromosomes. इट मीन्स दैट जीनोम का मतलब हो गया कि जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हैप्लॉइड सेट में जितने भी जीन्स हैं उनको हम एक साथ बोलेंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोम. एंड इन केस ऑफ द डिप्लॉइड सेट, अगर हम डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करें तो वहां पे आपके दो जीनोम्स होते हैं. टू जीनोम्स मीन्स एक जीनोम सेट जो है वो आपका पैटर्नल रहेगा, मीन्स फ्रॉम द फादर साइड, एंड सेकेंड सेट ऑफ द जीन्स दैट इज द मैटरनल, दैट इज फ्रॉम द मदर साइड. So in the diploid cell we have two sets of the genomes. Now next, a very important difference between the homozygous and heterozygous. So homozygous और heterozygous में क्या difference है? Homozygous means we have the similar alleles for a specific trait. यहाँ पे देख लो हाइट जीन को लिया गया है और उसकी एलील्स लिखी गई हैं. अगर आपकी दोनों एलील्स यानी कि कैपिटल टी लिखा होगा, बोथ दीज दे आर द सेम, तो हम इसे बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल. या तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड एज द कैपिटल टी, और दूसरा है दोनों ही स्मॉल टी है, इट मींस इट रिप्रेजेंटिंग द शॉर्ट हाइट और द डॉर्फ हाइट. दूसरी तरफ आपके पास हेट्रोजाइगस है. हेट्रोजाइगस का मतलब आपकी एलील्स जो होंगी वो डिसिमिलर होंगी. आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के केस में जो मेन करेक्टर होगा वो होगा आपका कि प्लांट की हाइट टॉल ही होगी, बिकॉज द कैपिटल टी इट विल बी द डोमिनेंट एलील और जो स्मॉल टी है दैट विल बी द रिसेसिव एलील. इट मीन्स जो आपकी डोमिनेंट टी है it will show its expression fully over the small t or over the short height. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, प्लांट की हाइट क्या होगी, तो प्लांट की हाइट यहाँ पे टॉल ही आएगी. बट इंडिविजुअल कैसा है, हेट्रोजाइगस है. इट मीन्स एक आपका कैपिटल टी और एक आपका स्मॉल टी, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट वन, it bears either the dominant or recessive alleles, never both. ठीक है, आप क्लियरली ऊपर देख सकते हो या तो कैपिटल टी लिखा जाएगा या स्मॉल टी, बिकॉज होमोजाइगस मीन्स बोथ आर द सेम. कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, नो, दैट विल बिकम द हेट्रोजाइगस. सो सेम इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, ऑलवेज विद बोथ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील. इसमें क्या होगा, एक आप डोमिनेंट लिखोगे, एक आप रिसेसिव लिखोगे. नेक्स्ट होमोजाइगस में पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट. ठीक है, यहाँ पे एक ही तरह के गैमीट बनेंगे. कैपिटल टी से देखो तो क्या गैमीट्स बनेंगे, वन इज द कैपिटल टी
और सेकंड जो गैमीट बनेगा दैट इज ऑल्सो सिमिलर, ये भी आपका कैपिटल टी बना, ठीक है। और स्मॉल टी दे रखा है तो यहाँ पे क्या गैमीट्स बनेंगे, वन विल बी द स्मॉल टी और सेकंड जो गैमीट बनेगा वो भी आपका क्या है, स्मॉल टी ही गैमीट रहेगा, ठीक है। Whereas in case of heterozygous, it produce two kind of gamete. एक गैमीट आपका कैपिटल टी बना और एक गैमीट आपका स्मॉल टी बना, ठीक है। यहाँ पे गैमीट्स आपके दो तरह के बनते हैं। Next is the homozygous. It breeds true for a specific trait, that is, it produces the offspring with similar genotype and phenotype on inbreeding. यानी कि अगर हम होमोजाइगस को लेके क्रॉस करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेम ही जीनोटाइप बन जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेरेंट ले लिया मैंने, मान लो मेल प्लांट, हमने एक प्लांट ले लिया कैपिटल टी यानी कि उसकी हाइट जो है टॉल है। दूसरा प्लांट मैंने ले लिया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट, ठीक है, इसकी हाइट जो है स्मॉल है। अब इनसे गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी में से मैं डायरेक्ट एक ही टी लिख रही हूँ बिकॉज बोथ द गैमीट्स आर सेम, यहाँ पे भी एक ही लिख रही हूँ, बोथ द गैमीट्स आर सेम, ठीक है, ये मैंने गैमीट्स लिख लिए। अब नेक्स्ट क्रॉस जब हम इनको करवाएंगे तो आपके पास क्या बन गया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी आपके पास बन गया, ठीक है। एंड व्हेन यू विल अगेन allow them for the self pollination, you will see that the genotype and phenotype on inbreeding will be similar. Whereas in the heterozygous, they do not breed true, that is they produce offspring with three genotype, टू और थ्री फिनोटाइप्स ऑन द इनब्रीडिंग, मीन्स यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलेगी। And I will explain all this in the next video with the help of the proper crosses also. Next one is that in homozygous they do not have the additional vigor, whereas in heterozygous they have the additional vigor and it called as the hybrid vigor or the heterosis. नेक्स्ट आपका आता है फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। ना फिनोटाइप का मतलब होता है दैट ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। जैसे अभी हमने पी प्लांट के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, मेंडल ने वही लिया था। तो अगर हम बोल रहे हैं कि उसकी हाइट टॉल है या डॉर्फ है, हम क्या बात कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि उस प्लांट की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिनोटाइप, where the observable morphological appearance is given. और जीनोटाइप का मतलब है हम उनको जीन्स की रिप्रेजेंटेशन हम उनको देंगे कि हम उसे लिखेंगे कैसे। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि टॉल प्लांट है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कैसे आप लिखोगे टॉल प्लांट के लिए, आपको या तो दोनों ही टी कैपिटल लिखने हैं, ठीक है, या दूसरी प्रोबेबिलिटी बनती है या आप एक कैपिटल टी लिखो और एक आप स्मॉल टी लिखो, ठीक है। दीज टू आर द प्रोबेबिलिटीज फॉर द जीनोटाइप। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट हाउ वी विल एक्सप्रेस द फिनोटाइप, दैट इज एग्जैक्टली द जीनोटाइप. It is the genetic constitution of an organism that determine a trait. Example is given here. ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप जो फिनोटाइप बोल रहे हो उसे आप लिखोगे कैसे, उसे आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, दैट इज द जीनोटाइप. तो जब भी आपको इस तरह से लिखा होगा कैपिटल टी या कैपिटल पी या किसी भी तरह से इसको लिखा गया होगा तो मीन्स वो एक जीनोटाइप लिखा गया है. और जब मैं वर्बली ऐसे बोल रही हूँ कि दैट द पी प्लांट इज हैविंग द टॉल हाइट, तो मीन्स हम उसके फिनोटाइप की, उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट अंडर द फिनोटाइप, दैट दे मे चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर में, या सीजन कैसा है, या न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है, उसके हिसाब से उसका फिनोटाइप चेंज होगा. हो सकता है आपने सीड अच्छा लिया था बट बाद में उसे प्रॉपर लाइट नहीं मिली, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो उस प्लांट की हाइट रुक जाए. तो जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनका एक इक्वल इफेक्ट रहता है ऑन द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट.
whereas the genotype it will not get influenced under the environment. ऐसा नहीं है कि मान लो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या न्यूट्रिशन में कोई वेरिएशन आ गई तो उस प्लांट का फिनोटाइप ही उस प्लांट का जीनोटाइप चेंज हो जाएगा. नो, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द जीनोटाइप. नेक्स्ट, phenotype में point, it can be noted by direct observation of an individual. Obviously हम देख के ही बता सकते हैं phenotype के बारे में. Whereas यहाँ पे हमें पूरी उसकी ancestry या पूरी उसकी progeny के बारे में पहले डिस्कस करना पड़ेगा, पहले उसकी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी. Only then we can conclude that what will be the genotype of the plant. Next point in phenotype, that organism with different phenotype are usually with the different genotypes. ठीक है, अगर phenotype अलग है तो उनका genotype भी अलग होगा. ठीक है, एग्जाम्पल मान लो डिफरेंट phenotype में क्या बोल रही हूँ कि एक प्लांट है, उसकी हाइट है टॉल, तो आपका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी या ऊपर जो है आप देख सकते हो एंड स्मॉल टी कैपिटल टी. ठीक है, और अगर मैं बोलती हूँ कि प्लांट की हाइट सिर्फ स्मॉल है तो आपका जीनोटाइप क्या होगा? सिर्फ स्मॉल टी. यानी कि अगर मैं फिनोटाइप चेंज करूंगी तो उसका जीनोटाइप भी डिफरेंट ही आएगा. Whereas in case of the genotype, organisms with the different genotype may be with similar phenotype. ठीक है, कि जीनोटाइप अलग है बट उनका फिनोटाइप सेम हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है टॉलनेस का ही, देखो जीनोटाइप लिखा है कैपिटल टी, तो फिनोटाइप क्या हुआ इसका? टॉल हाइट. और कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है बट इसका भी फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल हाइट. इट मीन्स कि आपके जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है बट उन डिफरेंट जीनोटाइप के लिए आपका फिनोटाइप सिमिलर रह सकता है. ठीक है, सो दिस इज अगेन द पॉइंट इन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स. नाउ फिनोटाइप में एक और पॉइंट हम देखेंगे दैट दीज आर डिटरमिन्ड बाय द जीनोटाइप्स. ठीक है, एग्जैक्टली कि अगर जीनोटाइप आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है उसी के बेसिस पे हम उसका फिनोटाइप बता पाएंगे. Whereas the genotype it will not influenced by the phenotype. तो ये आपका जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज लास्ट टू पॉइंट्स, बोथ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. उनको हम अलग तरह से मॉडिफाई करके यहाँ पे क्वेश्चन प्लॉट हो सकते हैं. Now in next we are going to discuss about some crosses. जो मेन क्रॉस हम आगे काफी डिटेल में भी देखेंगे बट यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ अबाउट द क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस. देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? मोनो मीन्स वन. ठीक है, ऐसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सिंगल करेक्टर, सिर्फ एक करेक्टर को लेके क्रॉस करवाएं, उनको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यानी कि मान लो सिर्फ मैंने उस पी प्लांट की हाइट कंसीडर की और उसी हाइट को लेके पूरा क्रॉस करवा दिया, सो इट विल बी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. राइट, या फिर मैं कोई और करेक्टर ले लेती हूँ उसका, मैंने सीड कलर ले लिया, सीड कलर को लेके ही सारे क्रॉस करवा दिए, सो दैट विल बी द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मीन्स ऐसे क्रॉसेस जहां पे हम क्रॉस में सिर्फ एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर को हम इंक्लूड करते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So Mendel was the first person who studied the inheritance of this single character at that time. उन्होंने क्या किया था, एक अगेन उनका तो मेन आइडिया और मेन स्टेप्स ही ये थे, सबसे पहले वो प्योर प्लांट लेते थे. तो उन्होंने प्योर प्लांट लिए, पी प्लांट लिए ऑब्वियसली उन्होंने, और एक प्लांट ले लिया उन्होंने टॉल पी प्लांट, इसको उन्होंने क्रॉस करवाया विथ प्योर डॉर्फ प्लांट. तो आप देख सकते हो आप क्रॉस कैसे करते हो. आप पहले क्या लिखोगे साइड में? प्योर पेरेंट्स लिखोगे जो आपने लिए हैं. क्या लिया है आपने? एक टॉल प्लांट लिया है, इट इज द फिनोटाइप. इसको आप जीनोटाइप कैसे लिखोगे टॉल प्लांट के लिए? कैपिटल टी. राइट, दूसरा इन्होंने लिया है प्योर डॉर्फ प्लांट, तो डॉर्फ के लिए आप क्या लिखोगे? दैट इज स्मॉल टी. ठीक है, इन दोनों को उन्होंने क्रॉस करवाया.
क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ, उनको F1 जनरेशन मिल गई। ठीक है, तो इससे आप यहाँ देख सकते हो गैमेट आ गया एक कैपिटल टी, इधर से गैमेट ले लिया हमने स्मॉल टी, और ये उनको मिल गई अपनी F1 जनरेशन, दैट इज द हाइब्रिड। ठीक है, ये F1 जनरेशन कैसी है, हाइब्रिड है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट नाउ एज द हाइब्रिड। अब ये प्योर प्लांट नहीं है, अब ये एक हाइब्रिड है। और मेन अगर इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो वो अभी भी कैसी रहेगी, दे आर टॉल, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इस F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फिंग करवा दी। तो सेल्फिंग कैसे करवाए, जो जीनोटाइप आपके पास आया था उसी के साथ इन्होंने इसे दोबारा क्रॉस करवा दिया, राइट। So after the selfing which he got the F2 generation, जिसमें उन्होंने देखा कि 3 उनको टॉल प्लांट्स मिले और एक उनको डॉफ प्लांट मिल गया। ठीक है, तो क्रॉस कैसे करवाया, इस तरह से आप गैमीट्स को सेपरेटली लिख लेते हो। यहाँ पे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया फ्रॉम दिस वन, एंड यहाँ से भी आपका एक आ गया कैपिटल टी एंड वन विल बी द स्मॉल टी। देन क्रॉस करोगे आप 1 कैपिटल टी एंड यहाँ से भी कैपिटल टी, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया जीनोटाइप, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। यहाँ पे आप देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई, ये एक स्मॉल टी यहाँ से और कैपिटल टी यहाँ से आपने लिख दिया। नेक्स्ट बॉक्स में अगेन दिस वन विल बी द कैपिटल टी अंडर दिस, और इसके साथ आपका स्मॉल टी, और लास्ट में आपके दोनों ही स्मॉल टी आ गए। तो अब उन्होंने इसको एनालाइज किया, तो देखो आपको याद होना चाहिए कि क्लियरली यहाँ पे जो कैपिटल टी है दिस वन, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसा फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है, टॉल प्लांट रिप्रेजेंट करता है। तो एक टॉल प्लांट आपका ये आ गया, ठीक है, दिस इज द टॉल प्लांट, राइट। सेकेंड, ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट इसका भी मेन रिजल्ट क्या होता है, प्लांट कैसा होता है, इस केस में भी टॉल होता है, तो ये आपका आ गया सेकेंड टॉल प्लांट। देन थर्ड इज दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टॉल प्लांट, तो आपके 3 प्लांट कैसे हो गए, टॉल हो गए। और लास्ट आप देखो ऑब्जर्व कर रहे हो स्मॉल टी लिखा है, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द डॉफ प्लांट, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 1 आप लिख दोगे। तो अब आप टोटल काउंट करो, आपके पास टॉल प्लांट कितने हो गए, दिस वन विल बी द फर्स्ट, राइट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो आपके पास यहाँ पे 3 टॉल प्लांट आ गए और एक आपका क्या आ गया, डॉर्फ प्लांट आ गया। इट मीन्स कि ऐसा क्रॉस जहां पे हमने प्योर टी प्लांट लिए, प्योर टी प्लांट में पहले आपका टॉल हाइट और डॉर्फ हाइट के प्लांट्स को हमने क्रॉस करवाया, तो आपके पास एक हाइब्रिड बना। उस हाइब्रिड की आपने दोबारा से सेल्फिंग करवाई, तो आपके पास आपकी F2 जनरेशन आ गई, जिसमें आपके 3 प्लांट, टोटल 4 प्लांट्स आए, जिसमें 3 प्लांट आपके टॉल निकले और एक प्लांट आपका डॉर्फ हो गया। अब ये जो आपने लिखा है ना टॉल और डॉर्फ, ये क्या बताता है, फिनोटाइप को बताता है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है प्लांट की कि कैसे हैं वो, फिजिकली कैसे हैं उनके बारे में। सो वी कॉल दिस एज द फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, हम इसे फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। और दूसरा आप यहाँ पे देखो एक और रेशियो मैंने नीचे लिख रखी है, दैट इज 1:2:1, इसे हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या है, दैट जीनोटिपिक अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, दैट जीनोटिपिक अपीयरेंस कैसी है उसके बेसिस पे हमने ये रेशियो दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल टी दोनों सेम है, मींस एक कैपिटल टी जीन वाला एक आपके पास आ गया। अब देखो चारों में से कोई और एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपको ये सेम दे रखा हो, जिसमें कैपिटल टी हो, नो, ठीक है, कोई नहीं दे रखा है, ऐसा आपके पास सिर्फ एक ही है आउट ऑफ 4। सो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट वन इज द
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पूरे 4 बॉक्सेस में देखो कि इस तरह का आपका जीनोटाइप कोई और है। यस, आप नेक्स्ट देखो तो ये भी क्या है, कैपिटल टी मीन्स टोटल 4 में कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक्सप्रेशन आपने कितनी बार लिखा है, 2 बार ये आ रहा है। तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स आ गया, राइट। लास्ट आप देखो आप स्मॉल टी एंड यू हैव टू चेक आउट इन योर बॉक्सेस दैट ऐसा आपने कुछ और पहले लिखा है स्मॉल टी। सो आप क्लियरली देख सकते हो, नो, स्मॉल टी वाला भी आउट ऑफ 4 वी हैव ओनली द 1। ठीक है, तो 1:2:1 क्या बन गई, ये आपकी जीनोटिपिक रेशियो बन गई। ठीक है, दिस वन विल बी द जीनोटिपिक रेशियो, जहां पे 1 वाला क्या है आपका सिर्फ कैपिटल टी, 2 वाले आपके हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगेन फुली डॉर्फ या फुली शॉर्ट हाइट वाले प्लांट कितने हैं, एक है हैविंग द जीनोटाइप स्मॉल टी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते कैसे हैं। ठीक है, फुली कैसे उसको आपने एक्सप्रेस करना है एंड व्हाट विल बी द रेशियोज, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है इसमें और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। सो दिस इज अगेन सम डायग्राम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। सो सबसे पहले आप ऊपर देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स हमने लिए हैं, 1 पेरेंट लिया है टॉल, दूसरा पेरेंट हमने लिया डॉफ, राइट। इनके गैमीट्स लेके F1 जनरेशन प्रोड्यूस करवाई गई। तो F1 जनरेशन में हमने क्या किया, हमारे पास टॉल वाला ही आया, बट दिस विल बी द हाइब्रिड टॉल। ठीक है, ये कैसा था, हाइब्रिड टॉल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी इसका जीनोटाइप था। देन हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हमने इसकी सेल्फिंग करवाई। तो हमने लास्ट में ऑब्जर्वेशन में दोबारा से हमारे पास F2 जनरेशन में क्या आ गया, F का मतलब होता है फेलियर जनरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि 3 प्लांट्स आउट ऑफ 4, 3 प्लांट्स विल बी द टॉल एंड 1 विल बी द डॉर्फ। मीन्स आपकी जो फिनोटिपिक रेशियो आई वो आपकी आ गई 3:1 रेशियो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर पिनेट स्केयर के साथ दिखाया गया है, जहाँ पे आपको जीनोटाइप के बारे में भी पता चलेगा। तो आप देख सकते हो टॉल के साथ कैपिटल टी लिखा गया है, डॉर्फ के साथ स्मॉल टी। इनके गैमीट्स लिए गए और गैमीट के बाद आपके पास जो F1 जनरेशन आई दैट विल बी द हाइब्रिड, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी सेल्फिंग करवाई आपने सेम हाइब्रिड के साथ, तो आपके पास ये 4 गैमीट बन गए, एक का आ गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और इस तरफ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आपने इनको क्रॉस करवाया तो आपके पास क्या रेशियो आ गई, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, जो अभी मैंने आपको पीछे बता दिया कि कैसे आपको निकालनी है। और फिनोटिपिक रेशियो आपकी आ गई दैट इज द 3:1:2। ठीक है, तो ये 3 जिसमें टॉल प्लांट है और 1 आपका जो है दैट इज द डॉर्फ प्लांट। सो ये आपका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे हम देखेंगे कि 2 करेक्टर्स को लेके क्रॉस किया जाता है। मोनो और डाई में यही डिफरेंस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब सिंगल करेक्टर, सिर्फ ये हाइट का करेक्टर लेके हमने पूरा क्रॉस किया। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम 2 करेक्टर लेते हैं। जैसे मान लो एक हमने हाइट ले लिया एंड विद द हाइट वी आल्सो टेकिंग द कलर ऑफ द सीड या कलर ऑफ द पॉट। तो इस तरह से 2 करेक्टर्स को लेके कैसे क्रॉस करते हैं, दैट वी विल डिस्कस अंडर द डाइहाइब्रिड क्रॉस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So in this video we discussed about firstly about the Mendel's experiment technique, basic उसकी क्या टेक्निक थी। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हमने पढ़ा। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंसेस, वन बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस और दूसरा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो
In next video, we will discuss about the dihybrid clause, and as well as we will discuss about the Mendel's 3 लॉ, मेन जो 3 जो उन्होंने लॉ दे रखे थे उनके बारे में हम बात करेंगे. दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. So I hope you like the video. Please subscribe and share the channel. Thank you.